Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 21st of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 21 मार्च 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है जवाड़ी हिल्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक बॉडी को लेकर चर्चा की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, जिसको हम लोग IREDA के नाम से भी जानते हैं, इसके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 बोलता है क्या ये बॉडी एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। स्टेटमेंट 2 बोलता है क्या ये बॉडी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 ओनली, ऑप्शन सी बोलता है दोनों ही करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी बोलता है दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर देने वाला हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जिसको हम लोग एग्जामिनेशन से रिलेट कर सकें, तो डायरेक्टली चलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद अगले पेज पर आपको एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोग अपने सिलेबस से आराम से रिलेट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ों को न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये वाला जो आर्टिकल है इसको आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 1 हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से। यहाँ पे बात की गई एक स्टैचू के बारे में जिसको आप लोग इस पिक्चर में देख पाओगे। एक ब्रॉन्ज स्टैचू है जिसको अभी रिकवर किया गया बेंगलुरु के अंदर। हुआ क्या, काफ़ी सारे ऑफिशियल्स थे कस्टम्स इंटेलिजेंस यूनिट के साथ में, इन्होंने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु के अंदर वहाँ से इस ब्रॉन्ज स्टैचू को अभी जब्त किया है, सीज़ किया है। और ये जो स्टैचू है ये लॉर्ड महाविष्णु जी का स्टैचू है और बोला ये जा रहा है कि लगभग ये 15th सेंचुरी का बिलोंग करने वाला स्टैचू है। तो अपने आप में एक अनोखा पीस है। तो जो भी यहाँ पर तमिलनाडु का डीलर था जो कि इस पूरे केस के अंदर उसका कनेक्शन था, उसको यहाँ पे अभी के लिए अरेस्ट किया गया है। नाउ अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, जो पूरी टीम है इन्होंने यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि आप इस स्टैचू के बारे में हमें बताओ, इसके बारे में अच्छे से एग्जामिन करो। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए एएसआई की टीम ने कंफर्म कर दिया, हाँ ये जो ब्रॉन्ज स्टैचू है अपने आप में एक अनोखा पीस है और 15th सेंचुरी से बिलोंग करता है, विजयनगर पीरियड के टाइम का है स्टैचू ये देखने को मिलता है। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक कन्फर्मेशन मिल चुका है। तो ये था हमारा एक छोटा सा आर्टिकल। बट अब क्या है, हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पूरे आर्टिकल में एक बॉडी के बारे में हमने चर्चा करी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एएसआई क्या है, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो एएसआई अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है रिसर्च करना, एनालिसिस करना और साथ ही साथ जैसे खुदाई वगैरह करने के बाद जो पुराने ज़माने की चीज़ें निकलती हैं उनको यहाँ पर इस प्रकार के काम भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या काम करता है आपको पता चल चुका। इसके अलावा जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा
काम करता है। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एएसआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये बॉडी आती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साथ ही साथ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1861 में बाय दी अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि यहाँ पर पहले डायरेक्टर जनरल बन चुके थे इस बॉडी के। तो यहाँ पर ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो। अब आप कहोगे क्यों ज़रूरत है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब इतना कुछ खास तो लग नहीं रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यूपीएससी ने 2004 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, एक क्वेश्चन पूछा जो कि डायरेक्टली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड था। इन्होंने पूछा कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो सिंपल सा यहाँ पर आप लोग लगा पाते अगर आपको पता होता कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में ये बॉडी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं मैं यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखकर चलता हूँ सारी चीज़ों के ऊपर कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अब से यहाँ पर देखने को मिला करेंगे रोजाना एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला आर्टिकल समाप्त। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर बात की गई है एक अफ्रीकन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, और उस टेक्निक का यूज़ क्या किया गया, तो यूज़ ये था कि जो यहाँ पर हिरण है तो हिरण को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया गया है इस टेक्निक का यूज़ करके। इस अफ्रीकन टेक्निक का नाम है बोमा टेक्निक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होती है आगे हम लोग समझेंगे, फिलहाल अभी न्यूज़ और क्या बताती है इसको हम देखते हैं। देखो, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, तो अभी यहाँ से जो ये हिरन है इनको रिलोकेट किया गया है, इनको लेकर गया गया है कहाँ पर, ये है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पर इनको ले जाया गया। इन दोनों एरियाज़ के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क से इंडियंस को यहाँ तक रिलोकेट किया। इस जगह पर रिलोकेट करने के पीछे का जो यहाँ पर पूरा प्रोसेस था उसके अंदर एक टेक्निक का इस्तेमाल हुआ जिसको हम लोग अफ्रीका बोमा टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो ये बोमा टेक्निक है क्या, चलो मैं आप लोग को एक पिक्चर के माध्यम से क्लियर करवाता हूँ। इस वाले पिक्चर को आप लोग देख सकते हो। देखो, मान लो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एरिया है। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर बोला गया है 200 मीटर का एक बहुत बड़ा सा एरिया है। यहाँ पर जानवर हैं, मान लो यहाँ पर 4-5 डियर हैं। अब इन डियर को हमें दूसरी जगह पर लेकर जाना है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रक में डालेंगे, लेकर जाएंगे, लेकिन कैसे डालें ट्रक के अंदर, कैसे पकड़ें, तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, देखो इस प्रकार से यहाँ पर एक कर्टेन का यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रांच लगा दिया गया। कर्टेन लगा हुआ है, उसके बाद अंदर यहाँ पर आपको हिरण देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद इधर से भी इस प्रकार से एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं। यहाँ पर अगेन एक आपको ये पूरा का पूरा स्लाइड देखने को मिल जाएगा, 4.6 mm का केबल आपको ये देखने को मिल जाएगा। मतलब इस प्रकार से क्या है कि इस एरिया को भी कवर कर दिया गया कि जो एनिमल है वो इस एरिया के अंदर है, इससे बाहर ना निकले। तो पहले तो स्टार्टिंग में तो एक बहुत बड़ा एरिया लिया गया, फिर उसके बाद इसको आगे लाते लाते इस एरिया को छोटा करते चले गए। ठीक है, पतला करते चले गए, और पतला करते 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 यहाँ पर एक रास्ता ऐसा बना दिया, और फिर आगे यहाँ पर एक ट्रक को खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब क्या हुआ, इसका पूरा कनेक्शन ट्रक के साथ देखने को मिलेगा। तो अगर इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे अगर हिरण है तो वो इधर से ट्रैवल करते करते घूमते घामते, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सा एरिया है, फिर उसके बाद घूमते घामते ये इधर से उधर निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब बाहर निकल नहीं पाएंगे तो इधर घूमते घामते ये इधर की साइड अंदर आ जाएंगे ट्रक के अंदर। अब क्या हुआ, ट्रक के अंदर पहुँचे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रक को पहुँचा दिया जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर हम लोग इन जानवर को लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पर इनको उतार दिया जाएगा, रिलोकेट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये टेक्निक आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। देन अब यहाँ पर एक चीज़ के बारे में चर्चा की है, वो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में, जहाँ पर इन हिरण को लेकर जाया जा रहा है। तो ये टाइगर रिजर्व क्या है, कहाँ पर है, इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखना। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा कोटा के पास। ठीक है, राजस्थान में ये जो पार्क है ये सिचुएटेड है एक वैली के अंदर में, यानी कि माउंटेन की वजह से एक घाटी बनी हुई है। तो वो जो माउंटेन्स है वो कौन कौन से हैं, वो है मुकुंदरा और गारगोला माउंटेन्स। तो उसके बीच में यहाँ पर एक वैली है जहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर 4 नदियाँ देखने को मिलेंगी जो कि इस पूरे घाटी की पूरी बाउंड्री को बनाती हैं। और वो 4 नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो है रमज़ान, अहू, काली और चंबल नदी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है चंबल नदी के ईस्टर्न बैंक की साइड में। और प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात करें, जो मुकुंदरा हिल्स है इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1955 में, और फिर उसके बाद इसको एक नेशनल पार्क की तरह डिक्लेयर किया गया 2004 के अंदर में। फिर उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 2013 के अंदर में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसी के साथ में क्या हुआ, जब इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया तो ये राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व बनकर निकलता है।
फिर नाम दिया जाता है इसको मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। प्लस राजस्थान में और भी टाइगर रिजर्व्स हैं, तो इसके अलावा ठीक है उसमें से यहाँ पर कुछ आप देख पाओगे, रणथंभौर आपको देखने को मिलेगा, सरिस्का आपको देखने को मिलेगा। प्लस राजस्थान में आपको और भी नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क हुआ, और उसके बाद यहाँ पर केलोदेव घना नेशनल पार्क हुआ, देन रणथंभौर नेशनल पार्क, देन सरिस्का नेशनल पार्क। ये आपको राजस्थान के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई, इस टाइगर रिजर्व के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो हुआ क्या है, अब इन हिरन को पहुंचाया गया इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में जो टाइगर्स वगैरह हैं वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर शिकार नहीं है, तो अब यहाँ पर इन डियर्स को वहाँ पर पहुँचा दिया गया। ठीक है, और इससे यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी, क्या होगा, जो ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आपको टाइगर वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे हम लोग हर्बीवोरस की जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो यहाँ पर घास फूस खाने वाले जानवर हैं, उनकी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसी के लिए यहाँ पर एक स्टेप उठाया गया। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, चर्चा की गई है जो जापान है वो अभी भी आशा ये करता है कि भारत अभी भी यहाँ पर RCEP को ज्वाइन कर ले, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर ले, लेकिन भारत ने यहाँ पर इसको ज्वाइन नहीं किया था। 2019 में हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए थे। तो मैं आपको इसका पूरा का पूरा बेसिक समझाता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। तो आप लोग देख पाओगे जापान ने अभी भी अपनी जो आशा है वो एक तरीके से होप है जो वो उसको गिव अप नहीं दिया है। अभी यहाँ पर ये समझता है कि भारत जो है कहीं ना कहीं रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेगा, जिससे भारत 2019 में बाहर निकल गया था। ठीक है, और इससे इंडिया जापान कोलैबोरेशंस भी काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज़ भारत अभी भी इससे बाहर रहता है तो कहीं ना कहीं इंडिया जापान के कोलैबोरेशन के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ने वाला है। ऐसा यहाँ पर जापान के जो कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर पब्लिक अफेयर हैं उनका कहना है, जिनका पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, अब ये जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये आपको 15 मेंबर का पूरा ग्रुप देखने को मिलेगा। 15 नेशंस हैं इसके अंदर। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील यहाँ पर की गई है। मतलब रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर आप देख पाओगे एक व्यापार को लेकर डील की जाती है। 15 नेशंस के अंदर आप देख पाओगे चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये तो हुए 5 देश अलग। उसके बाद 10 मेंबर और हैं जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, आसियान कंट्रीज से। मतलब जो आसियान देश हैं वो यहाँ पर आपको 10 कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। तो वो 10 और साथ ही साथ ये देश मिलाकर टोटल ये 15 कंट्रीज़ का ये ग्रुप बनता है, जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इंडिया ने स्टार्टिंग में जब 2012 में यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत थी, तो यहाँ पर इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था, तो भारत पूरी तरह से फोकस करता था कि हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इस ग्रुप से बाहर निकल गए। इन्होंने बोला नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको ज्वाइन नहीं करने वाले। उसके पीछे का कारण क्या है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसके अंदर आपको 15 नेशंस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर चाइना भी है। तो इन्होंने 2019 में डिसाइड किया हम लोग क्या करेंगे, व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर अग्रीमेंट करेंगे, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे। इन सब 15 देशों के बीच में होगा। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल फ्रीली सामान आएगा जाएगा इन देशों के अंदर में। तो भारत यहाँ पर पहले तो जुड़ रहा था, लेकिन लास्ट में भारत यहाँ से बाहर निकल गया। इसके पीछे का रीज़न यह है कि भारत को इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता था। ऐसा क्यों, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर चाइना भी है। अगर भारत भी इस ट्रेड के ग्रुप के अंदर आता तो कहीं ना कहीं चाइना बहुत सारा सामान इंडिया के अंदर भेज देता। इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी सारा लॉस होने वाला था। इंडिया का खासकर जो डोमेस्टिक मार्केट है वो पूरी तरह से हिट होने वाला था कि यहाँ पर चाइना से काफ़ी सारा सस्ता सामान यहाँ पर भेजा जाएगा इंडिया के अंदर। अब ये डील कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आएगा ही आएगा सामान। तो इससे डोमेस्टिक मार्केट हमारा पूरी तरह से हिट होता, जिसकी वजह से इंडिया यहाँ से बाहर निकल गया। क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ पर जापान के जो भी लीडर्स हैं वो समझते हैं कि भारत ज्वाइन करेगा, और भारत ज्वाइन करता है तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशंस इंडिया जापान के और ज़्यादा मजबूत होते हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोग काफ़ी सिंपल शब्दों में इसके बारे में समझ गए हो एग्जैक्टली क्या है। लेकिन अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, मुझे याद आ गया। फटाफट वीडियो को लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। हमने आज का टारगेट रखा है 5K प्लस लाइक्स का, हमेशा हम लोग टारगेट रखते हैं। तो आज भी ये टारगेट आप लोगों को इसको अचीव करवाना है। ठीक है, कुछ नहीं करना यार, मतलब एक बटन ही दबाना है। आप लोग वीडियो देख रहे हो, एक बटन ही दबाना है, बटन दबा के आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद एक और आर्टिकल आता है, इसके बारे में मैंने मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में बताया था, लेकिन अब बहुत सारे लोग यहाँ पर उस वीडियो को नहीं देखते हैं, वो डायरेक्ट द हिंदू का वीडियो देखते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पर इस आर्टिकल को डिटेल में वापस से कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर बात क्या की गई है, देखो भारत ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी के बारे में बताया कि हमारी आर्कटिक पॉलिसी क्या रहने वाली है। ठीक है, हम लोग आर्कटिक रीजन को लेकर किस प्रकार से चलने वाले हैं। तो आपको बताता हूँ आर्कटिक काउंसिल क्या है, पॉलिसी क्या है। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको लेकर यूपीएससी ने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा डिटेल से। चलो हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली।
देखो मॉर्निंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो हुआ क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इन्होंने यहाँ पर भारत की आर्कटिक पॉलिसी के बारे में अनवील किया, बताया कि भारत की आर्कटिक पॉलिसी क्या रहने वाली है। और इस पूरी पॉलिसी का टाइटल क्या दिया गया है, टाइटल है इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, भारत और जो पूरा का पूरा आर्कटिक रीजन है, यहाँ पर जो देश हैं उनके साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, उनके साथ में हम लोग मिलकर एक पार्टनरशिप करेंगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एक विकास के लिए हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप करने वाले हैं। इसको लेकर ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ना केवल द हिंदू में आपने देख लिया, हालांकि इस आर्टिकल को थोड़े दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर कर दिया गया है, तो जैसा आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ना। अब हम लोग डिटेल से समझते हैं। पहले तो आपको समझना होगा आखिरकार ये आर्कटिक रीजन है क्या। अगर आर्कटिक रीजन समझ लेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जब आप लोग यहाँ पर अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हो तो अर्थ के स्ट्रक्चर में जो ऊपर हिस्सा है नॉर्थ पोल वाला, तो नॉर्थ पोल वाले में ही आपको ये आर्कटिक रीजन देखने को मिलता है। अब जब यहाँ पर आपको साउथ पोल वाला देखोगे नीचे की साइड में, तो वो वाला एंटार्क्टिक वाला रीजन कहलाता है। ठीक है, आर्कटिक और एंटार्क्टिक दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ध्यान रखते हुए चलना। तो आर्कटिक रीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 8 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं इस पूरे रीजन के अंदर। वो कौन कौन सी हैं, वो आपको कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, देन फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएसए, ये देखने को मिलती हैं। और यही 8 कंट्री मिलकर पूरा का पूरा एक आर्कटिक काउंसिल बनाती हैं। ये जो काउंसिल है ये पूरे आर्कटिक रीजन के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, तो आर्कटिक काउंसिल के अंदर ये 8 देश हैं। इन 8 देश का नाम रट लेना दिमाग में, ये आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा आर्कटिक रीजन है, यहाँ पर आप देख पाओगे 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों का ये घर है एक तरीके से। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया आर्कटिक और एंटार्क्टिक में एक डिफरेंस है। जो ऊपर नदन वाला रीजन है वो आपको आर्कटिक वाला देखने को मिलेगा, जो सदन वाला पोर्शन नीचे आपको साउथ पोल पर देखने को मिलेगा वो एंटार्क्टिक देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको आर्कटिक में पोलर बियर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एंटार्क्टिका वाला है वो आप पे आपको पोलर बियर नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको पेंगुइन देखने को मिलता है। जो एंटार्क्टिक वाला रीजन है यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले रीजन में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, लेकिन नीचे वाले साउथ पोल वाले पे बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि जो साउथ पोल वाला रीजन है जो एंटार्क्टिक वाला है वो कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया आर्कटिक रीजन के आसपास आपको 8 देश देखने को मिलते हैं जो कि पूरा का पूरा आर्कटिक काउंसिल बनाते हैं। वो 8 देश ऊपर आपको नजर आएगा, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, मतलब वो डेनमार्क, उसके बाद यहाँ पर कनाडा, देन उसके बाद आपको यूएस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, बार बार मैंने इन कंट्रीज़ के बारे में क्यों बताया, क्योंकि यूपीएससी ने 2014 में डायरेक्टली इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया कि आपको बताना है इन कंट्रीज़ के नाम पहले दिए गए, डेनमार्क, जापान, रशिया, यूके और यूएसए। तो उसके बाद पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि आर्कटिक काउंसिल को बनाती है। तो डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, डेनमार्क है जैसा हमने अभी देखा, जापान, जापान का नाम हमने पढ़ा ही नहीं, रशिया नाम पढ़ा था हमने, यूके नाम हमने अभी पढ़ा ही नहीं, यूएसए नाम पढ़ा था हमने। तो इसके 135 एक तरीके से आप कह सकते हो करेक्ट आंसर है। तो 135 कहाँ पर है, डी के अंदर। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो आर्कटिक काउंसिल क्या है आपको समझ में आ गया। आर्कटिक काउंसिल है क्या, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो और समझना है। आर्कटिक काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब यहाँ पर इन कंट्रीज़ जो भी यहाँ पर इस काउंसिल का पार्ट है उनकी सरकारें मिलकर यहाँ पे काम करती हैं। क्या काम करती हैं, रिसर्च करने का काम करती हैं, प्लस आपस में कोऑपरेशन दिखाती हैं, साथ में मिलकर काम करती हैं ताकि इस पूरे के पूरे आर्कटिक रीजन को प्रोटेक्ट किया जाए, यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट कर सकें। क्योंकि आज के टाइम पर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लगातार आपको आर्कटिक रीजन पर बर्फ़ पिघलते हुए देखने को मिलेगी। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर सकें, उसको रोकने के ऊपर काम कर सकें, उससे लड़ सकें, तो उसके लिए आर्कटिक काउंसिल काम करता है। क्लियर हुआ। साथ साथ यहाँ पर आपको ये वाला स्टेटमेंट भी देखना है कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं होल्ड करता है इस आर्कटिक काउंसिल के अंदर एक पोजीशन जो कि ऑब्जर्वर पोजीशन कहलाती है। तो ऑब्जर्वर स्टेटस भारत को दिया गया है इस आर्कटिक काउंसिल के अंदर। क्लियर हुआ। नाउ अब बात करते हैं भारत की पॉलिसी है क्या पूरे के पूरे आर्कटिक काउंसिल को लेकर। तो भारत ने डिसाइड किया है कि हम लोग पूरे के पूरे इस आर्कटिक रीजन के लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं। हमने 6 चीज़ें डिसाइड करी हैं। वो 6 चीज़ें क्या हैं, 6 पिलर के अंदर पहला आता है साइंस एंड रिसर्च, दूसरा क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर काम करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। फिर इस एरिया में इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे, गवर्नेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर काम करेंगे और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर काम करेंगे। तो ये 6 पिलर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। ये भारत की पॉलिसी है इस पूरे के पूरे आर्कटिक रीजन को लेकर। तो एट द लास्ट अगर हम देखें तो भारत का मेजर फोकस क्या है, मेजर मकसद क्या है, तो मेजर मकसद हमारा यही है
कि हम लोग क्या कर सकें कि यहाँ पर रिसर्च बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, प्लस यहाँ पर जो कंट्रीज़ है उनकी सरकारें मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन करके हम लोग यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर कर सकें। भारत को क्या नुकसान पहुँच सकता है इस आर्कटिक रीजन से, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकें। ठीक है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार बर्फ़ पिघल रही है, लगातार एक बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इससे भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर हम लोग डेटा एनालिसिस करें। साथ ही साथ हम लोग कुछ स्टडी करें, सिमिलैरिटी देखें कि ये जो पोलर रीजन, जो खासकर आर्कटिक वाला रीजन है प्लस हिमालय वाला रीजन है, इसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है उसको लेकर काम करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हमारा मेजर फोकस ये भी है कि भारत का जो पार्टिसिपेशन है आर्कटिक काउंसिल के अंदर उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। फिर एक और फोकस हमारा यह है कि जो भारत की आर्कटिक पॉलिसी है वो यहाँ पर एक मेजर फोकस ये रखेगी कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ेंगे, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक काम किया जाएगा। ये सारे हमारे एम हो गए। देन उसके बाद यहाँ पर फिर से यूपीएससी एक और क्वेश्चन पूछता है इसी को लेकर। 2014 में भी आर्कटिक काउंसिल को लेकर एक क्वेश्चन आया है, 2015 में भी आर्कटिक रीजन को लेकर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर, जो टर्म इंड आर्क है ये आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो टर्म इंड आर्क क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ये एक खुद का बनाया हुआ रडार सिस्टम है। ऑप्शन बी, ये इंडिया की सैटेलाइट है। ऑप्शन सी, एक साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट सेटअप है जिसको इंडिया ने बनाया है अंटार्कटिक रीजन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, इंडिया का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्टडी करता है आर्कटिक रीजन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर डी है अगेन, क्योंकि इंडार्क का काम क्या है कि जो आर्कटिक वाला रीजन है, नाम से आपको पता चला है आर्क लगा हुआ है, तो आर्कटिक वाला जो रीजन है वहाँ पर स्टडी करने के लिए भारत ने एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी को यहाँ पर सेटअप किया है। ठीक है, 2014 में काम किया गया था और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। आप देख पाओगे विकिपीडिया का ये आर्टिकल भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। नाउ इंडिया और आर्कटिक का अपने आप में एक काफ़ी बेहतरीन सा कनेक्शन है, इनका इतिहास है। इतिहास क्या है, देखो इंडिया का जो एंगेजमेंट है आर्कटिक के साथ, इस आर्कटिक रीजन के साथ, वो स्टार्ट होता है फरवरी 1920 में, जब भारत एक ट्रीटी को साइन करता है। उस ट्रीटी का नाम है स्वालबार्ड ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन होती है पेरिस के अंदर में। फिर उसके बाद भारत काफ़ी सारे कैंपेन वगैरह चलाता है इस पूरे आर्कटिक रीजन के अंदर। भारत ने अपनी जो है लेबोरेटरीज़ वगैरह भी इस्टेब्लिश कर दी हैं, लेबोरेटरीज़ ओपन कर दी हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो आर्कटिक रिसर्च बेस है वो भी भारत ने यहाँ पर अभी इस आर्कटिक रीजन के अंदर ओपन कर दिया है। कहाँ पर, स्वालबार्ड वाले एरिया के अंदर। तो आप देख पाओगे तो भारत ने काफ़ी कुछ किया इस पूरे रीजन के लिए, जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो हमारी कंट्री चाहती है कि हम लोगों को एक परमानेंट प्रेजेंस मिले इस पूरे के पूरे आर्कटिक रीजन के अंदर। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो चुका है। साथ साथ जो आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, ये कहाँ पर हैं, ये हिमाद्री के सामने। हिमाद्री एक इंडियन रिसर्च स्टेशन है। अगेन ये इस रिसर्च स्टेशन भी आर्कटिक में बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे साइंटिस्ट किस प्रकार से एक खड़े हुए हैं, फोटो वगैरह यहाँ पर ली गई है, ये आपको सामने दिख रहा होगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। हो क्या रहा है, यहाँ पर एक साइक्लोन के बारे में चर्चा की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि अभी जो ये साल है हमारा, साल 2022 वाला, साल 2022 में अभी तक कोई साइक्लोन आया नहीं है। नाउ अब एक साइक्लोन आने की पूरी तरह से संभावना है जो कि अंडमान वाले रीजन को हिट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये साल का पहला साइक्लोन है, इसी वजह से चर्चा में। इस साइक्लोन का नाम है असानी। ठीक है, असानी यहाँ पर नाम दिया गया है इस साइक्लोन को। ठीक है, तो इसके अंदर असानी के अंदर आप देख पाओगे वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 शब्दों का यहाँ पर ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, लगभग 150 जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स हैं इनको यहाँ पर भेज दिया है ताकि लोगों को बचाया जाए। काफ़ी सारे लोगों को हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन से इवैक्यूएट कर चुके हैं ताकि लोगों की जान ना जाए, इससे ज़्यादा नुकसान होना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी तूफान आ रहा है, तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पर हम लोग देख पाएंगे कि एक साइक्लोन जिसका नाम असानी है वो यहाँ पर हिट करता हुआ नज़र आए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो शिप की सर्विसेज वगैरह है वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में पूरी तरह से सस्पेंड कर दी गई हैं। चलो मैं आप लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस साइक्लोन को लेकर। ये फर्स्ट साइक्लोन है 2022 का जिसको नाम दिया गया असानी। एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है कहाँ पर, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन के अंदर, और ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर एक साइक्लोन बनता हुआ आएगा आने वाले एक सप्ताह के अंदर। इस साइक्लोन का नाम जो है असानी, ये नाम किसने दिया, क्योंकि आपको पता होगा साइक्लोन का नाम यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ मिलकर देती हैं, तो ये नाम दिया गया है श्रीलंका के थ्रू। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, नाम असानी जो है ये श्रीलंका ने दिया है, प्लस यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये है कि ये जो साइक्लोन है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड क्रॉस करता हुआ जाएगा, यहाँ पर इंटेंसीफाई होता हुआ चले जाएगा। तो ये अपने आप में एक कंसर्न वाली बात हमें नज़र आती हुई देखने को मिलेगी।
तो कौन से रीजन में हिट कर रहा है, इस वाले रीजन में आप देख पाओगे ये साइक्लोन हिट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो साइक्लोन के बारे में पता चल गया। अब साइक्लोन के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो आपको 2-4 बेसिक बातें और पता होनी चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं। ठीक है, साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। ठीक है, ये ऊपर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नजर आएगा, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में आपको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। अब देखो जो साइक्लोन्स होते हैं, अगर साइक्लोन यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया की साइड में आएंगे। ठीक है, इंडिया की साइड में आते हैं तो इनको हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया की साइड में जब साइक्लोन आता है तो इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, इसको साइक्लोन ना बोलकर हम लोग इसको विली विलीज बोलते हैं। और अगर यही साइक्लोन जापान और इधर चाइना की साइड आता है तो इसको हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं। फिर यही साइक्लोन अगर इधर साउथ अमेरिका की साइड में आता है तो इसको हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना साइक्लोन एक ही है बट यहाँ पर इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में समझा गया। अब ये साइक्लोन एक चक्रवात ही है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बादल बन रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एक तूफान सा क्रिएट हो रहा है और वो जो चक्रवात है वो तूफान काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो रहा है। और ये जो तूफान है इसकी अलग अपने आप में कैटेगरीज बांटी गई है, 5 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है इसकी हवा की स्पीड पर। देखो यहाँ पर जो भी साइक्लोन है जिसके अंदर हवा की स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी वो उतना ही खतरनाक होगा, कम स्पीड होगी तो वो उतना कम खतरनाक होगा। कैटेगरी 1 में आप देख पाओगे क्या है, अगर हवा की स्पीड 119 से 153 किलोमीटर पर आवर की होगी तो यहाँ पर वो ज़्यादा कोई डैमेज करेगा नहीं। और अगर यहाँ पर जो स्पीड है वो अगर आप देख पाओगे 250 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो सकती है तो फिर वो कहीं ना कहीं साइक्लोन बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होने वाला है, अपने साथ ही सारी चीज़ों को उड़ाकर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने साइक्लोन्स के बारे में डिस्कस किया। तो साइक्लोन्स जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिनमें हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसको हम लोग सुपर साइक्लोन स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। जहाँ पर हवा की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती नहीं है, जो डिम सा साइक्लोन होता है उसको हम लोग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। बीच में और भी नाम दिए गए हैं जिसको आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, पिक्चर में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ अब देखो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है इसको लेकर। क्वेश्चन क्या पूछा है, 1995 में यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, विली विली क्या है? ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा, विली विली क्या है? तो ऑप्शन ए बोलता है ये एक प्रकार का ग्रीन ग्रोन देखने को मिलेगा टेम्परेट रीजन के अंदर, या फिर ऑप्शन बी बोलता है ये एक विंड है जो कि यहाँ पर ब्लो करती है डेजर्ट के अंदर। ऑप्शन सी बोलता है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी बोलता है एक काइंड ऑफ कॉमन फिश है जो कि यहाँ पर लेकेडिव आइलैंड्स पर पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर, आपने अगर पढ़ ही लिया है विली विली के बारे में तो इसका करेक्ट आंसर सी देखने को मिलेगा। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलियन साइड पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस करे हैं, मतलब आप कह सकते हो कि हाँ, मतलब इससे ही पता चलता है कि हम जो भी आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो सही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये बात करता है कि देखो जो यूक्रेन के कॉलेजेस हैं उन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा करी है। अभी क्या हुआ, रशिया यूक्रेन के बीच में काफ़ी विवाद हुआ, लगातार रशिया अटैक कर रहा है। अब तो यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी यहाँ पर दाग दिया गया है। प्लस एक इंटरेस्टिंग खबर मैं लास्ट में कवर करने वाला हूँ जो आपने थंबनेल देखा है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन के बारे में, प्लस यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो हुआ क्या कि यूक्रेन ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन में पढ़ रहे थे वो इंडिया आए हुए हैं। ठीक है, अब इंडिया में आए हुए हैं तो उसमें से भी यहाँ पर एक पर्सन है जो कि केरला के अंदर है, उनके पास मेल आता है यूक्रेन से कि हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस देने के बारे में चर्चा की गई है। अदरवाइज इस आर्टिकल में उसके अलावा कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट बात रखी नहीं गई है, तो आप लोग इस आर्टिकल को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि जो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। आगे आते हैं, उसके बाद आएंगे पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में भी जो भी खबरें हैं वो कुछ खास नहीं है आज के न्यूज़पेपर में। आप लोग खुद देख पा रहे होंगे सामने, श्रीलंका के अंदर 2 लोग मर गए। ठीक है, और 5 लोग की डेथ हुई है बांग्लादेश के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने एक आर्टिलरी यहाँ पे फायर की है सी के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर तुनिशिया में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अगेन ये हमारे लिए कुछ खास खबरें आज की वर्ल्ड सेक्शन पर नहीं है, तो इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हो। देन अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। एडिटोरियल पर आते हैं तो हमारे पास 2 एडिटोरियल, ये वाला और ये वाला, दोनों रशिया यूक्रेन को लेकर बात करते हैं। काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर सुब्रमण्यम साहब ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भारत का जो स्टैंड है यूक्रेन को लेकर
वो ज़्यादा सही है नहीं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार भारत ने क्या स्टैंड लिया है, प्लस ये जो डिस्प्यूट है इसके अंदर जो और भी बॉडीज़ है उनका क्या रोल है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अलग से कुछ नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि ऑथर ने समझाई हैं, वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल ये है, यहाँ पर ऑथर बात करते हैं साउथ एशियन टेक्सटाइल के बारे में, ठीक है। जो टेक्सटाइल पूरी इंडस्ट्री है उसके अंदर यहाँ पर भारत को क्या क्या करने की ज़रूरत है। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे बांग्लादेश काफ़ी कुछ कर रहा है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर। कॉटन के प्रोडक्ट्स बांग्लादेश काफ़ी हद तक यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत को क्या क्या नीड है करने की वो यहाँ पर बताया गया, इसको डिस्कस करेंगे। तो एक आपको ये जो तीनों एडिटोरियल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले पेज पर एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा, हिजाब को लेकर बातचीत की गई है। काफ़ी बार ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई भी ऐसी नई खबर है नहीं। फिर भी यहाँ पर टाइम मिलता है तो लास्ट में आपको इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। पढ़ चुका हूँ बहुत सारी बातें, वही आपको हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है यानी उसको लेकर चर्चा की गई है। काफ़ी बार इसका ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में मुझे इस आर्टिकल के बारे में याद आता है। यहाँ पे बात की गई है एनवायरमेंट को लेकर, तो डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर देखो हमारा सिर्फ और सिर्फ गोल पेड़ लगाने का गोल नहीं है, इसके अलावा हमारे लिए काम है देखना कि हम लोग पेड़ कहाँ पे लगा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें यहाँ पर बताइए, कुछ नए टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ज़बरदस्त आर्टिकल है। फिर उसके बाद जैसा हमेशा की तरह टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा द हिंदू को एक्सप्लेनर सेक्शन है, अब तो ऑफलाइन न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेनर पर काफ़ी ज़बरदस्त आर्टिकल आया है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ इस आर्टिकल के बारे में। देखो हुआ क्या है, भारत के अंदर चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, भारत के अंदर चीता खत्म हो चुका है बहुत साल पहले ही, ठीक है, सालों पहले ही। तो अब भारत के अंदर वापस से चीता को लाया जा रहा है, तो डिस्कस करेंगे ये री इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीका चीता है क्या, पूरा का पूरा प्रोसेस आप देख पाओगे। पूरे पेज पर इस आर्टिकल को कवर किया गया है, पूरे एक पेज का आर्टिकल है, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करूँगा, काफ़ी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। तो सबसे पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। तो ये कौन है, तो इनके बारे में पढ़ सकते हो। ये इन्होंने पीएचडी की हुई है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और साथ साथ यहाँ पर ये पार्लियामेंट में है, मतलब रह चुके हैं 6 टर्म्स इनके यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर कवर हुए हैं, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड लॉ एंड जस्टिस। तो मतलब ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाँ काफ़ी कुछ यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि देखो यहाँ पर क्या है, एक एक लाइन में आपको बताता हुआ चलूँगा, आप लोग बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। आप लोग बाद में रीड कर सकते हो, ठीक है, तो ध्यान से सुनते हुए चलना। यहाँ पे चर्चा की गई है कि देखो अभी क्या है, एक महीना होने वाला है कि रशिया ने लगभग अभी वॉर डिक्लेयर कर दी थी यूक्रेन के ऊपर 27 फरवरी को, तो लगभग एक महीना होने वाला है और उसके बाद लगातार अटैक चल रहा है। तो दुनिया भर के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी हद तक चर्चा हुई रशिया यूक्रेन को लेकर। तो यूक्रेन के ऊपर अभी हैवली बॉम्बार्डिंग करी है रशिया ने, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स पावर आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये कंट्री है रशिया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है रशिया के पास आज के टाइम पर न्यूक्लियर हथियार है, तो न्यूक्लियर वेपन पावर कंट्री आपको देखने को मिलेगी। प्लस रशिया एक परमानेंट कंट्री है, कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो कि अपने वीटो पावर का भी यूज़ करता है, उसके पास एक वीटो पावर है। तो ये कंट्री रशिया अपना में काफ़ी पावरफुल कंट्री है जो कि आज के टाइम पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रही है, वो यहाँ पर ऑथर ने बताया। देखो उसके बाद रशिया का जो स्टेटस है यूएन के अंदर एक परमानेंट कंट्री का है, मैं आपको बता चुका हूँ। रशिया यूक्रेन सब एक ही पार्ट हुआ करता था, जैसे मैं आपको ये भी पहले बता चुका हूँ, जिसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते थे, सोवियत यूनियन के नाम से, ठीक है। यूएसएसआर के अंदर यहाँ पर बहुत सारे देश, मतलब एक पूरा का पूरा जो आज के टाइम पर अलग अलग कंट्रीज़ बनी हुई है ना रशिया के आसपास वाली, वो सब पहले यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर 1991 में टूटता है और टूटने के बाद इसमें से 15 देश निकल कर आते हैं। 15 देश में यहाँ पर कौन कौन से हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्तोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। ये सारे यहाँ पर देश बनते हैं, 15 देश निकल कर आते हैं, जिसमें रशिया और यूक्रेन भी है। अब अगर हम लोग बात करें, ये तो कुछ बेसिक सी बातें बता दी ऑथर ने। फिर ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि लगातार रशिया अटैक तो कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन यूक्रेन भी यहाँ पर रशिया को रोक कर बैठा है। यूक्रेन भी लगातार यहाँ पर रशिया को रोक कर बैठा है। हमने देखा कि हाँ यूक्रेन के अंदर भी जो बहादुरता है वो बहुत ज़्यादा है, और यूक्रेन ने लगातार यहाँ पर आज के टाइम पर रशिया के ऊपर दबाव बना रखा है। खुद यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन आज के टाइम पर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यूक्रेन को सपोर्ट किसका मिल रहा है, तो वेस्टर्न नेशंस का, जैसे यहाँ पर यूएस हो गया, प्लस कुछ और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हो गई, वो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि देखो ये ना बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए। भाई इन्होंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा, मुझे 25 दिन लग जाएंगे ये काम करते करते। 25 दिन अगर लग भी जाने थे तो हालत काफ़ी बुरी कर देनी थी यूक्रेन की, जो कि आज के टाइम पर ये नहीं कर पाए,
ठीक है। और इसी की वजह से फ्रस्ट्रेशन में, इसी के चक्कर में आपको पता होगा हाइपरसोनिक मिसाइल तक लॉन्च कर दिया, मतलब इतिहास में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इन्होंने यूज़ कर दिया है। उसको लेकर अपने एडवांस वेपन्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। प्लस एक सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो यह है, इन्होंने अपने पूरे परिवार को जो है भेज दिया है सर्बिया में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि एक तरीके से जो न्यूक्लियर बंकर है वहाँ पर भेजा गया, ताकि मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं न्यूक्लियर अटैक की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से, आगे मैंने इसके बारे में बताया रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर रशिया के लिए भी काफ़ी हद तक परेशानी वाली बात ये देखने को मिल रही है, क्योंकि यूक्रेन अपने आप में पूरी तरह से लड़ रहा है रशिया से, जो कि रशिया ने एक्सपेक्ट इतना किया नहीं था। उसके बाद यूक्रेन एक रिकग्नाइज्ड नेशन है, यूनाइटेड मेंबर का स्टेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे जो रशिया है वो कहीं ना कहीं उसको एक परमानेंट मेंबर का एक तरीके से स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब क्या हुआ, ये मुद्दा पहुँचता है यूएनएससी के अंदर। तो यूएनएससी में जब ये मुद्दा पहुँचता है तो लोग वोटिंग करते हैं। लोग यहाँ पर यूएनएससी के अंदर आपको पता होगा टोटल आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। 10 तो यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें से आज के टाइम पर भारत भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है। 5 यहाँ पर परमानेंट मेंबर्स हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जब वोटिंग होती है तो बहुत सारी कंट्रीज़ रशिया के अगेंस्ट में वोटिंग करती हैं, लेकिन इंडिया यहाँ पर एक ऐसी कंट्री निकल कर आता है जो कि इंडिया वोटिंग रशिया के अगेंस्ट में नहीं करता है, ठीक है। जो रशिया आज के टाइम पर अग्रेशन दिखा रहा है, इलीगल तरीके से यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है, उसके खिलाफ में वोटिंग नहीं करता। भारत एब्सटेन कर देता है, ना हाँ में ना में वोट देता है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का कहना यह है कि मैं क्या करूंगा, यूक्रेन से जो नाजीफिकेशन उसको ख़त्म कर दूंगा। जो नाजीज़ यहाँ पर एक तरीके से नाजीवादी जो लोग हैं, नाजी वाली सोच वाले जो लोग हैं, उनको ख़त्म करने वाला हूँ, ऐसा यहाँ पर रशिया का गोल है। क्योंकि आपको पता होगा ये बात मैंने आपको आज से 2 दिन पहले बताई थी। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कब बताया, शायद मैंने कल पढ़ाया हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, तो कल ही बताया होगा। मैंने आपको यही एकदम टू द पॉइंट ये एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट बताया था कि आज के टाइम पर हो क्या रहा है ना, कि जो व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के लिए बोल दिया जेलेंस्की ने। जेलेंस्की जो आज के टाइम पर यूक्रेन के लीडर हैं, तो इन्होंने बोला कि हाँ हम बैठकर बातचीत करते हैं, इस पूरे मसले को सुलझा लेते हैं। रशिया ने बोला नहीं, बैठ के बातचीत नहीं होगी। आज के टाइम पर यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाजीवादी सोच वाले हैं, उनको हमें ख़त्म करना है और हम लोग उनको ख़त्म करके ही मानेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और खासकर जो आज के टाइम पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, ये खुद यहाँ पर एक जीव देखने को मिलता है। इनके फादर ने काफ़ी सफ़र किया हिटलर के टाइम पर, ये भी हम लोग इसको देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्लादिमीर पुतिन है वो चाहते हैं कि जो आज के टाइम पर जेलेंस्की हट जाएं, करंट सरकार हट जाए, और जेलेंस्की को मारने के पीछे भी यहाँ पर आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन काफ़ी लगे पड़े हैं। क्लियर हुआ, इतना मुद्दा समझ में आया ना। ये जो मुद्दा यूएनएससी में पहुंचा, भारत ने क्या किया वो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद ये मुद्दा पहुंचता है आईसीजे के अंदर, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जिसको हम लोग वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दुनिया का कोर्ट कौन सा है, वो है आईसीजे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या होता है, रशिया का केस यहाँ पर पहुंचा दिया यूक्रेन ने आईसीजे के अंदर कि देखो ये ऐसा कर रहा है। आईसीजे का हेडक्वार्टर आपको हेग के अंदर देखने को मिल जाता है, नीदरलैंड में। अब क्या होता है यहाँ पर आईसीजे का जो जजमेंट है, यहाँ पर एक अलग चीज़ निकल कर आती है। अभी तक इंडिया क्या कर रहा था, अभी तक इंडिया यहाँ पर रशिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जज देखने को मिलेंगे। 9 साल का इनका टर्म होता है। तो भारत के एक जज भी हैं यहाँ पर आप, तो वो जो भारत के जज हैं वो एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रह चुके हैं, जिनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी। तो जस्टिस दलवीर भंडारी आज के टाइम पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रशिया के अगेंस्ट में वोट डाल दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कोर्ट के अंदर इन्होंने रशिया के अगेंस्ट में वोट डाल दिया। हालांकि जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो बार बार एब्सटेन कर रही है, ना हाँ में ना में वोट डाल रहे हैं। चाहे वो यूएनएससी हो, चाहे वो यूएनजीए हो, कहीं पर भी हो, हमने यहाँ पर रशिया को सपोर्ट कहीं ना कहीं किया है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने रशिया के अगेंस्ट में वोट डाल दिया। अब जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो यहाँ पर इस चीज़ को डिसोन भी करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर देखो ये चीज़ हमारे हाथ में है नहीं। जो जजेस हैं, ठीक है, उनकी खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, तो उन्होंने अपने खुद की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर वो वोट डाल दिया है। तो ये यहाँ पर एक सिली जजमेंट बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, तो यहाँ पर आप देख पाओगे। तो खैर यहाँ पर आईसीजे के अंदर भारत ने कहीं ना कहीं एक वोटिंग आ गई है रशिया के अगेंस्ट में, ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद और क्या बताया गया, देखो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि आज के टाइम पर काफ़ी हद तक ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज़, बहुत सारे अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। जो रशियन मिलिट्री है उन्होंने काफ़ी अटैक कर दिया है, काफ़ी बर्बादी कर दी है। इसको लेकर वोटिंग वगैरह के अंदर भी हम देख पाएंगे ज़्यादा यूक्रेन को हेल्प मिली नहीं।
अब क्या होता है, यूक्रेन को हेल्प नहीं मिली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक दुनिया का एक विशाल बॉडी देखने को मिलेगा वो फेल मार गया। यूनाइटेड नेशन, और हम लोग जब इसकी बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी इनइफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे से काम करता ही नहीं है। इसने यहाँ पर बीच में कुछ किया ही नहीं। यूनाइटेड नेशन एक ऐसी बॉडी है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बेकार है वो, क्योंकि वो यहाँ पर इस वॉर को रोक ही नहीं पाया, जिसका मेजर काम था कि हाँ वो वॉर को रोक सके। ठीक है, इतनी पुरानी बॉडी है जो कि यहाँ पर बिल्कुल बेकार साबित हुई है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा खराब चीज़ क्या देखने को मिली कि इंडिया ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं, एक इतना बड़ा साइज़ का देश, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, और हमने भी क्रिटिसाइज़ करने से मना कर दिया रशिया को। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। तो ऑथर बेसिकली ये बोलते हैं कि भारत कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ऐसा हम लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि रशिया की जो मिलिट्री है वो लगातार अटैक कर रही है, बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल हैं उनको मार रही है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। क्लियर हुआ? ये हो गई बात यहाँ पर। और साथ साथ यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि जो लगातार भारत कहीं ना कहीं एब्सटेंशन कर रहा है, लगातार एब्सटेन कर रहा है, इसकी वजह से भारत के जो रिलेशन है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ख़राब हो रहे हैं, यूएस के साथ ख़राब हो रहे हैं, क्वाड कंट्रीज़ के साथ ख़राब हो रहे हैं। क्वाड के अंदर आपको 4 देश देखने को मिलेंगे, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो अभी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान तीनों एक साइड पर हैं, तीनों भारत की आलोचना, तीनों यहाँ पर रशिया की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, रशिया का आलोचना कर रहे हैं, बट भारत कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप देख पाओगे इन तीनों देशों के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं भारत जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अब जब कभी परेशानी आती है, क्योंकि देखो चाइना हमारे लिए एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ बैठा है, अब चाइना की तरफ से कोई थ्रेट आता है तो हमें भी यहाँ पर सपोर्ट मिले, उसको लेकर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। ये क्लियर हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर और क्या बताया गया, देखो यहाँ पर इंडिया ने एक तरीके से ये गलत तो किया है, ऐसा ऑथर ने बोल दिया। उसके साथ साथ और क्या बोला गया कि आज के टाइम पर हम लोग अगर देखें तो देखो ऑलरेडी एक आर्टिकल है जहाँ पे कुछ हमने लिख दिया था। इसका मतलब है, देखो हुआ क्या ना, ब्रिक्स का एक ग्रुप था, ब्रिक्स ग्रुप अभी भी है, मतलब ब्रिक के अंदर आपको 5 कंट्रीज़ देखने को मिलेगी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ का पूरा ग्रुप है। इनके बीच में यहाँ पर एक डिस्कशन होता है, एक मीटिंग होती है 2021 में, पिछले साल मीटिंग होती है न्यू दिल्ली के अंदर। ये पांचों नेशन बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और ये पांचों नेशन मिलकर क्या करते हैं, एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को एक तरीके से पास करते हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इसका जो पैराग्राफ 22वां देखने को मिलेगा, ठीक है, जो यहाँ पर आप देख पाओगे 22वां पैराग्राफ है, ब्रिक्स समिट का, जो सितंबर 9 2021 में समिट होती है। कब होती है? सितंबर 9 2021 में, पिछले साल की बात है। तो इस समिट के अंदर यहाँ पर ये डिस्कशन होता है कि हम लोग ऐसा काम करेंगे, साथ में मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, प्लस कोई भी ज़बरदस्ती किसी की भी स्टेट के अंदर यहाँ पर अगेंस्ट में ऐसा यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसको लेकर ये एक डिस्कशन हुआ था इस ब्रिक्स के नेशन के बीच में, ठीक है। जो ये ब्रिक्स का नेशन है, इन्होंने यहाँ पर अपोज किया कि भाई कोई भी अपनी फोर्स का किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसको लेकर यहाँ पर ब्रिक्स के बीच में एक डिसीजन लिया गया कि हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, कि हम लोग शांति बनाएंगे, कोई एक देश जो है पूरी तरह से ज़बरदस्ती किसी दूसरे कंट्री के अंदर अपनी आर्मी का यूज़ ना करे, अपने फोर्स का यूज़ ना करे। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है। रशिया अपने फोर्स का पूरी तरह से यूज़ कर रही है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इंडिया ने हालांकि इस पूरे के पूरे यहाँ पर आप कह सकते हो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया, इसको पास किया, लेकिन उसके बाद भी भारत का यहाँ पर एक बहुत कम रोल देखने को मिलेगा। भारत यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉयलेट कर चुका है इस एग्रीमेंट को। भारत ने जो एग्रीमेंट किया है वो यहाँ पर वॉयलेट हो चुका है। आप लोग ये देख पाओगे, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। हालांकि रशिया ने भी यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है, रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को, तो कहीं ना कहीं एक वॉयलेशन है भारत वाले इसका। तो भारत को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए था रशिया को, लेकिन भारत ने रशिया को रोका नहीं, हमने यहाँ पर सपोर्ट किया, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हो। ऑथर बार बार डायरेक्टली वही बार बार आपको बात बताते हुए नजर आएंगे कि भारत का सपोर्ट करना रशिया को वो थोड़ा सा गलत सा नज़र आएगा। क्लियर हुआ। उसके साथ साथ ये बताया गया, यूक्रेन एक ऐसा देश था जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे, 1900 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरेट्स थे, 176 आईसीबीएम्स देखने को मिलते थे, 44 लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे। लेकिन एक टाइम पर क्या हुआ, यूक्रेन ने अपने सारे जो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर थमा दिए थे रशिया को, ठीक है, रशिया को देने पड़ गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी अगर वेपन होते यूक्रेन के पास में तो कुछ सिनेरियो कुछ अलग होता, मतलब एक युद्ध ही चल रहा होता। इनफैक्ट आप कह सकते हो न्यूक्लियर वॉर चल रही होती, क्योंकि यूक्रेन के पास भी यहाँ पर वो हथियार होते। लेकिन यूक्रेन ने यहाँ पर बुडापेस्ट मेमोरेंडम को साइन किया रशिया के साथ में, और उसके बाद यहाँ पर जो हथियार वगैरह हैं वो सब यहाँ पर सौंप दिए किसको, रशिया को। फिर उसके बाद ये 1994 की बात थी। फिर देन उसके बाद 2014 में रशिया ने क्या किया, जो यूक्रेन का हिस्सा है क्रीमिया वाला रीजन है उसको हथिया लिया 2014 के अंदर, ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं, अगर इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है
तो भारत को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट कर रहा है भारत रशिया को, उसको रोकना होगा। जो ब्रिक्स के अंदर रिजोल्यूशन लिया है हमने कि कोई भी एक देश अपनी अगर फोर्सेस का इस्तेमाल करता है दूसरे देश के खिलाफ में, तो उसको रोकने का एक पूरा का पूरा हमने रिजोल्यूशन लिया था 2021 के अंदर सितंबर के मंथ में। तो वो चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी होंगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर ऑथर का कहना है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर पूरा एडिटोरियल अच्छे से लाइन टू लाइन यहाँ पर समझ में आ चुका है। क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल से बता दी है। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नाउ जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, पहले हम लोग अपना टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट वाला डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़बरदस्त है और ख़ासकर इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की गई है चीता को हम लोग वापस से भारत के अंदर लेकर आने वाले हैं। तो चीता कैसे ख़त्म हुआ, क्या रीजंस थे, तो वो सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस आर्टिकल के बारे में यहाँ पर स्टार्टिंग होती है कि देखो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये यहाँ पर लॉन्च करते हैं एक एक्शन प्लान। वो लॉन्च यहाँ पर एक्शन प्लान करते हैं और इस प्लान का मेजर मकसद यह है कि भारत के अंदर चीता वापस से लाया जाए, क्योंकि भारत के अंदर चीता बहुत पहले 1852 के आसपास यहाँ पर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। आज से बहुत सालों पहले यहाँ पर चीता ख़त्म हो चुका था भारत के अंदर में। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग 50 जो ये चीता है उसको भारत में लाएंगे आने वाले 5 सालों में। ऐसा डिसीजन हम लोग लेकर आते हैं। अब ये जो एक्शन प्लान है इसको लॉन्च किया जाता है एनटीसीए की 19वीं मीटिंग के अंदर। एनटीसीए क्या है, तो यह है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये कहीं ना कहीं टाइगर्स को बचाने के लिए बॉडी काम करती है। एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है बॉडी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है, तो मैंने आपको वो भी यहाँ पर बता दिया। नाउ अगर हम बात करें पिछले साल 2021 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर क्या किया, जो लंबे समय से एक रोक लगा रखी थी कि हम लोग अफ्रीकन चीता को लेकर आए या ना लेकर आए भारत के अंदर, तो उस रोक को हटा दिया ना। अब फाइनली यहाँ पर जो अफ्रीका के चीता हैं वो लेकर आए जाएंगे। अफ्रीका से नामीबिया, अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, वो है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये कुछ कंट्रीज़ है। यहाँ से हम लोग चीता को लेकर आने वाले हैं इंडिया में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो देखो जो चीता को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है भारत के अंदर, जो ये री इंट्रोडक्शन है एक प्रजाति का, इसका मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे कि उस प्रजाति को हमें यहाँ पर जीवित रखना है, लेकर आना है, उस प्रजाति को वापस से अपने देश के अंदर जीवित करना है। ये हमारा मेजर मकसद रहने वाला है। देखो जो ये री इंट्रोडक्शन है कार्निवोर्स एनिमल का, ऑब्वियसली बताए कार्निवोर है मतलब मांसाहारी जानवर, ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटजी हमारे, वो स्ट्रेटजी क्या है, हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए चीता को वापस से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो चीता का ना एक बहुत बड़ा रोल है एनवायरनमेंट के अंदर, खासकर जो फूड चेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं उस टॉपिक पर भी चलूँगा कि चीता के साथ जो शेर है, लेपर्ड है, ये सब आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, प्रकृति की देन है और इनको बचाना क्यों इतना आवश्यक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी अगर हम लोग बात करें तो चीता एक्सटिंक्ट हो गया भारत से पूरी तरह से ख़त्म हो गया 1952 में, 1952 में, आज से बहुत साल पहले यहाँ पर चीता ऑलरेडी एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न अगर हम लोग देखें तो रीज़न कहीं ना कहीं ये था कि लगातार हंटिंग हो रही थी, चीता को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था, शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैसा आप लोग पिक्चरों वगैरह के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो शिकार बहुत होता था, पकड़ा जा रहा था चीता को, तो इसकी हंटिंग की वजह से भी यहाँ कहीं ना कहीं चीता की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक यहाँ डिक्लाइन हो गई। उसके साथ साथ ये बताया गया, देखो क्लाइमेट चेंज तो अपने आप ही बढ़ता हुआ जा रहा था। क्लाइमेट चेंज मतलब यानी लगातार गर्मी बढ़ रही थी, उसकी वजह से एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक डैमेज हो रहा था। प्लस यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन, जो लोगों की जनसंख्या वो लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से कंडीशन और बदतर हुई और चीता की पॉपुलेशन और ज़्यादा ख़त्म हो गई। ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं इनको वापस से लेकर लाया जाए। तो वापस हम कहाँ से लाने वाले हैं उसके बारे में बात की गई है। देखो हमने यहाँ पर हेल्प ली है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। और यहाँ पे हमने हेल्प लेने के बाद हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि बिल्कुल काफ़ी सारे चीते जो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग लेकर आने वाले हैं इंडिया के अंदर में। ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पर, ये दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल को स्टोर करके रखती हैं, ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन दिमाग में और होगा, भारत में हम लोग अगर इन चीता को लेकर आते हैं तो कहाँ पर रखने वाले हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है वहाँ पर इनको रखने वाले हैं, क्योंकि वो एक सूटेबल जगह है, वहाँ पर काफ़ी सारा शिकार भी है, वहाँ पर ये जो है चीता जीवित रह पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया। क्लियर हुआ? या आप लोग देख पाओगे आखिरी बार चीता भारत के अंदर 1952 के अंदर देखा गया था, ये ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग ने डिस्कस किया। देन उसके बाद अभी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाकी है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास जिसको लेकर मैंने काफ़ी सारी चीज़ अपलोड कर रखी थी, एक सेकेंड चलते हैं हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर आप लोगों ने चीता के बारे में पढ़ लिया और कुछ लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लोकेशन आप लोग देख पाओगे, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ। ठीक है, ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो आप निचला हिस्सा दिख रहे हो, ये यहाँ पर नामीबिया, ये बोत्सवाना, ये साउथ अफ्रीका। तो इन तीनों देशों से निकालकर चीता को हम लोग इंडिया लेकर आने वाले हैं। इंडिया में कहाँ पर लेकर आने वाले हैं? तो मध्य प्रदेश में हम लोग लेकर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जो एक तरीके से पूरा रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश का मैप हुआ। यहाँ पर कुनोपालपुर नेशनल पार्क है, यहीं पर हम लोग इस चीता को लेकर आएंगे। ठीक है, ये बताया गया। अब क्वेश्चन ये है कि चीता क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम लोग चीता को क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्यों हम लोग इनको बचाने की कोशिश करते हैं, लायंस को बचाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, लेपर्ड चीता दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे तो ये जो लायन है, ये जो चीता है, ये सब यहाँ पर अपर कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? घास फूस। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, एनवायरमेंट के अंदर आपको बहुत सारे पेड़ पौधे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रोड्यूसर्स हैं। इस पेड़ पौधे के ऊपर जीवित कौन से हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर शाकाहारी जानवर हैं, जो कि यहाँ पर इन पेड़ पौधे को खा रहे हैं, तो उसके ऊपर वो जानवर जीवित हैं। ठीक है, तो ये सारे जानवर आप देख पाओगे जो कि पेड़ पौधे के ऊपर जीवित हैं। अब क्या कर रहे हैं ये लोग? ये सारे पेड़ पौधे खा रहे हैं। अब इन जानवरों को खाने के लिए कौन से ऊपर जानवर बने हुए हैं? वो यहाँ पर लेपर्ड है, चीता है, वाइल्ड डॉग है और यहाँ पर लायन आपको देखने को मिलेगा। तो इन जानवरों को खाने के लिए ऊपर आपको प्रीडेटर्स वाले जानवर देखने को मिल जाएंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अब इस प्रकार से ये जो सिस्टम है ये क्या है? ये यहाँ पर प्रकृति की देन है। खुद यहाँ पर हमें प्रकृति ने, नेचर ने ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन जानवर को हमने नहीं बचाया, ऊपर वाले जानवर को, ये वाले जानवर सारे ख़त्म हो गए, तो इन वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन वालों की जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तो ये सारे पेड़ पौधे यहाँ पर खा जाएंगे। एनवायरनमेंट को एक बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो इस पूरे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ये जो ऊपर वाली पॉपुलेशन है इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से हम लोग बात करते हैं सेव लायन, सेव लेपर्ड, सेव चीता। तो ये हमारा मेजर फोकस रहता है कि हम लोग इन जानवरों को बचा सकें। क्लियर हुआ? बाकी चीता कब देखा गया था? 1952 के अंदर देखा गया था। मैंने आपको बताया क्यों ख़त्म हुआ, ये हम लोगों ने देख लिया। चीता है क्या, पहले मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। चीता यहाँ पर एक बहुत पुराना एक जानवर देखने को मिलेगा, बिग कैट स्पीशी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके जो एंसेस्टर्स, जो इसके पूर्वज हैं, वो यहाँ पर बोला जाता है 5 मिलियन साल पहले यहाँ पर देखे गए थे, मियोसीन एरा के अंदर। मियोसीन एरा, ठीक है। जो चीता है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला लैंड मैमल देखने को मिलेगा, जो कि अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। तो मेसीन एरा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया ना। मियोसीन एरा, मियोसीन एरा क्या है? जब आप लोग यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखोगे तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सारा टाइम स्केल देखने को मिलता है, ठीक है, कि कैसे कैसे यहाँ पर धीरे धीरे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, अर्थ कैसे बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे अर्थ बनने के बाद यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड, पैलोजोइक, मिसोजोइक, कैसे यहाँ पर मिसोजोइक जो पीरियड है यहाँ पर डायनासोर रहा करते थे, डायनासोर यहाँ पर ख़त्म होना चालू हो गए थे, ठीक है। क्रिटेशियस, जुरैसिक, ट्राइसिक, ये सारे पीरियड्स आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक और पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है जिसका नाम है मियोसीन वाला। मियोसीन वाला टाइम पीरियड आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये एज ऑफ मैमल्स का टाइम था, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला समय था, तो मतलब चीता बहुत लंबे समय पहले मियोसीन वाले एरा में देखने को मिला था। मियोसीन वाला एरिया कौन सा वाले? सिंजोइक वाले पार्ट के अंदर में आता है। क्लियर हुआ? ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई है। बाकी चीता के बारे में बात करते हो, आपको दो प्रकार के चीता देखने को मिलते हैं, एक अफ्रीकन चीता है, दूसरा एशियाटिक चीता आपको देखने को मिलता है। अफ्रीकन चीता आज के टाइम पर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है और एशियाटिक चीता यहाँ पर क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में, मतलब ये दोनों ही की बात करें, दोनों यहाँ पर ख़त्म होने की कगार में है, इनको बचाने की आवश्यकता है, ठीक है। जो एशियाटिक चीता ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग 40-50 चीता है जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर पाया जाता है, ऐसी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जो अफ्रीकन चीता है आपको 7-8 हज़ार के आसपास देखने को मिलेंगे, जो कि आपको ज़्यादातर जो अफ्रीकन वाला रीजन है, ऑब्वियस ही बात है, वहीं पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इमेज आपको ये सामने दिख ही रही है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको चीता को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी हैं। इस पूरे आर्टिकल को मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को एनालाइज करके बता दिया है। आगे चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर आता है ये वाला। अगले एडिटोरियल में बात की गई है कि हार्म इन द नेम ऑफ गुड। यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है संजय गुबी साहब के थ्रू। अब ये कौन है, इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। एक कंजर्वेशनिस्ट हैं एंड ऑथर ऑफ लेपर्ड डायरीज़, ये देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बात की है
कि देखो आज 21 मार्च है और 21 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन यहाँ पर जो देश हैं वो पूरी तरह से मेजर फोकस ये रखते हैं कि हम लोग प्लांट्स को बचा सकें, जो ये हमारे पूरे के पूरे पेड़ पौधे हैं उनको हम लोग बचाएं, प्लांटिंग को हम लोग करें, ये हमारा मेजर मकसद होता है। तो हुआ क्या, पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने बहुत सारा बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्चा है, मतलब हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा है ताकि हम क्या कर सकें, प्लांटिंग कर सकें, पेड़ों को उगा सकें। और हाल ही में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी केंद्र सरकार ने नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के थ्रू, इस बोर्ड के थ्रू यहाँ पे इन्होंने 19,000 करोड़ रुपए लॉन्च करे हैं। 19,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, जिसमें यहाँ पर इनका मेजर मकसद है हम लोग बहुत सारे पेड़ को लगाने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि पेड़ों को लगाने के लिए जो पैसा खर्चा जा रहा है, क्या ये सही है? क्या इतना पैसा खर्चा जाना चाहिए? या फिर जो ये फॉरेस्ट है ये हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एफोरेस्टेशन से, मतलब पेड़ लगाकर ही जंगल बन सकता है क्या? पेड़ लगाकर ही हम लोग पेड़ को बचा सकते हैं क्या? पेड़ लगाकर ही हम लोग एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं क्या? तो ये कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स यहाँ पर ये ऑथर देते हैं। देखो ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि आज के टाइम पर जब आप लोग देख पाते हो हमारा एनवायरनमेंट सिस्टम वो काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम देखने को मिलता है। देखो जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ की बात नहीं करता है, फॉरेस्ट जंगल के अंदर यहाँ पर पेड़ के साथ साथ आप देख पाओगे, देखो बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल बाद यहाँ पर जो बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर, सॉइल, एनवायरमेंटल कंडीशन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सब मिलकर यहाँ पर एक जंगल को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर बार बार आर्गूमेंट ये होता है कि जो ये ट्रीज़ हैं, जो यहाँ पर पेड़ लगाना है, पेड़ लगाने से जो हम कार्बन है वो कम कर पाएंगे, पोल्यूशन कम कर पाएंगे। तो ऑथर बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कौन सा पेड़ कहाँ पर लगाना है वो भी तो ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये प्लांटेशन है ये काफ़ी गलत एरियाज़ में भी हो जाता है। और प्लांटेशन अगर गलत एरियाज़ में होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो नेचुरल हैबिटेट है वो यहाँ पर ख़राब होगा, उधर उल्टा ही आपको यहाँ पर रिवर्स मिलेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऑथर ने इसको लेकर दिया है। एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया है कि देखो यहाँ पर क्या है, जो नेचुरल ग्रासलैंड्स है, बहुत जगह पर क्या किया गया, जो ग्रासलैंड जो घासें थी उसको यहाँ पर वुडेड एरिया के अंदर डेवलप कर दिया गया, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगा दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो ये बर्ड है हमारी वो यहाँ पर मरने लगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत की एक नेशनल बर्ड है जो कि ख़त्म होना चालू हो गई थी। जैसे ही इसको भारत के नेशनल बर्ड की तरह नॉमिनेट किया वैसे यहाँ पर ख़त्म होना चालू कर गई। आज के टाइम पर 200 से भी कम ये बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। जब यहाँ पे पता लगाया गया ये क्यों ख़त्म हुई, क्योंकि आपने जो ग्रासलैंड है उसको आपने ख़त्म करना चालू किया। ठीक है, जो ग्रासलैंड जो घास वाला एरिया है उसको ख़त्म करके आप वहाँ पर प्लांटिंग ट्रीज़ वगैरह का काम कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रजातियाँ ख़त्म हुई। ये हमें कब पता चला, जब हम लोगों ने रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो सेंट्रल कर्नाटका के अंदर है, उसको हम लोगों ने एक कंजर्वेशन एरिया बनाया। मतलब वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन बर्ड्स को बचाएंगे। तो इन बर्ड्स को बचाने के लिए यहाँ पर ग्रासलैंड वगैरह थे, तो क्या हुआ, वो वहाँ पर जीवित रह गई। तो इससे पता ये चलता है कि आप लोगों को पेड़ कहाँ पर लगाना है ये भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पेड़ लगाने से मतलब नहीं होना चाहिए कहीं पर भी लगा दो, उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होंगी। जैसे अगर हम लोग बात करें आज के टाइम पर कि कुछ नेटिव प्लांट्स की स्पीशीज़ आती हैं, मतलब जैसे नीम, पीपल, बनियान, अंजन, ये सारे पेड़ ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि भारत के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर पाए नहीं जाते। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार सभी जगह पर ये पेड़ लगा दिया जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। सभी जगह पर यहाँ पर एक प्रकार के पेड़ लगा दो, वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपको क्या क्या देखना होगा वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर यहाँ पर बोलते हैं देखो ये कोई गलत आइडिया नहीं है कि आप लोग पेड़ को लगाना चाहते हो, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी सोच है यहाँ पर, लेकिन आपका एम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ों को लगाने का नहीं होना चाहिए। आपका एम यहाँ पर होना चाहिए कि आप जो ट्री को लगा रहे हो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर फ्रेंडली हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप पेड़ लगा रहे हो, पेड़ लगाने की वजह से उल्टा नुकसान हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे पहले हुआ कि आपने पेड़ लगाया और घासों वाला एरिया ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से जो बर्ड्स है वो मर गई, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको समझना होगा पहले यहाँ पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलते हैं यहाँ पर देखो करना क्या होगा। ट्री को प्लांट करने के लिए, मतलब पेड़ लगाने के पीछे यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। वन शुड प्लांट द राइट ट्री इन द राइट प्लेस। ठीक है, आपको क्या करना होगा, जो ये प्लांट है एक सही प्लांट को, एक सही पेड़ को सही जगह पर लगाना होगा। ये एक सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप लोग प्लांटेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो तो। या फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर ऑथर ने दिया कि चलो यहाँ पर आप ये नहीं कर पा रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो एक दूसरा सॉल्यूशन भी है। दूसरा सॉल्यूशन है आप पेड़ लगाओ ही मत।
तो आप कहोगे पेड़ नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा? पेड़ मत लगाओ, लेकिन जो जंगल है उनको बचाओ, और वो जंगल आने वाले टाइम पर ग्रो करेंगे। और वो जो जंगल ग्रो करेंगे ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं कार्बन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। हालांकि जो आपको नया तरीका है पेड़ लगाने का, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्बन तब एब्जॉर्ब होगा जब जंगल खुद ग्रो करेंगे। और वो कब ग्रो करेंगे? जब आप उनको रुकने दोगे, और जब रुकने नहीं दोगे तो वो जंगल ऐसे ही खत्म होने लगेंगे। ठीक है। जो दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर ये दिया गया कि फॉरेस्ट कम बैक ऑन देयर ओन थ्रू प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो वापस से आ जाएगा अगर हम लोग उनको एक प्रोटेक्शन देते हैं तो। साथ ही साथ और क्या बताया गया, देखो हम लोग इस पूरे प्रोसेस को असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन के नाम से जानते हैं कि जब फॉरेस्ट अपने आप यहाँ पर डेवलप हो तो उसको ये यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दी जाती है, ध्यान रखना इसके बारे में। और यहाँ पे बोला गया है, देखो कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ है जो कि यहाँ पर दिखाती हैं कि जो ये नेचुरल रीजनरेशन है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है 40 कंट्रीज़ को। ठीक है, ये कहीं ना जो ये नेचुरल रीजनरेशन आपको देखने को मिलता है, जो वापस मतलब अपने आप ही जो फॉरेस्ट ग्रो करता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। अगर हम अपने जो ट्री प्लांटेशन वाला पूरा का पूरा प्रोसेस है उसके कंपैरिजन में देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, कार्बन को एब्जॉर्ब कर दे, तो ये तरीका बहुत अच्छा है। तो सरकार ने जो डिसाइड किया है 19,000 करोड़ रुपए खर्चने का, वो कहीं ना कहीं कोई इफेक्टिव तरीका नज़र आ नहीं रहा है, ऐसा यहाँ पर ऑथर के थ्रू मेंशन किया गया। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने आपके साथ थंबनेल में डिस्कस क्या है। मैंने आपके साथ थंबनेल में क्या है, व्लादिमीर पुतिन ने अपने परिवार को सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर में भेज दिया है। मतलब क्या है, एक ऐसा न्यूक्लियर बंकर जहां पे अगर कोई न्यूक्लियर वॉर चलता है तो उसका कोई रेडिएशन का फ़र्क पहुंचेगा नहीं। और ये इस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन का एक लग्जरी सा रिजॉर्ट आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अल्ताई माउंटेन्स पर। ठीक है, अल्ताई माउंटेन्स के बारे में जब आप लोग सर्च करते हो गूगल पर तो अल्ताई माउंटेन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। बोला जाता है ये जो माउंटेन रीजन है ये आपको मंगोलिया में देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप लोग अल्ताई माउंटेन्स को अच्छे से देखते हो, ठीक है, तो ये मंगोलिया रीजन के अंदर ही नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है ना, पिक्चर मैंने सेंड करी थी, वो पिक्चर यहाँ से गायब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूँ तो सिर्फ मंगोलिया रीजन के अंदर नहीं है, मंगोलिया के साथ साथ ऊपर रशिया है, इधर चाइना आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अल्ताई माउंटेन्स है ये इन सारी कंट्रीज़ में फैले पड़े हैं। तो जो रशिया के अंदर अल्ताई माउंटेन्स है वहीं पर आपको ये वाला रिजॉर्ट देखने को मिलेगा जो कि मैंने आप लोग को दिखाया था। इसी रिजॉर्ट के अंदर यहाँ पर एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर बना हुआ है। तो यहीं पर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फैमिलीज़ को भेज दिया है कि हाँ आप इस बंकर के अंदर रहो। और व्लादिमीर पुतिन खुद भी शिफ्ट हो चुके हैं कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे कि यहाँ पर अभी क्या हुआ है ना, व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल को भी स्टार्ट करने चालू कर दिया। मतलब क्या है कि हाँ तैयारी करनी चालू कर दो कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बचेंगे, उसको तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो तैयारी है रशिया की कहीं ना कहीं न्यूक्लियर अटैक करने की। तो इससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है जिस प्रकार से रशिया की साइड से ये न्यूज़ निकल कर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें व्लादिमीर पुतिन की फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली में कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन की यहाँ पर एक वाइफ आपको ये देखने को मिलेंगे जो कि पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे। व्लादिमीर पुतिन की यहाँ पर ये पहली वाइफ है। अब इनका नाम क्या है, देखो जो ये पहली वाली वाइफ है इनके साथ डिवोर्स हो चुका है, और ये जो पहली वाली वाइफ है इन्हीं के साथ यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं व्लादिमीर पुतिन की, जैसा आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये कौन है, तो यहाँ पर ये व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड कहलाती हैं। ठीक है, इसको लेकर आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो व्लादिमीर पुतिन की वाइफ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, जब आप सर्च करोगे तो आपको विकिपीडिया पर आर्टिकल मिलेगा जो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की एक्स वाइफ आप कह सकते हो वो यहाँ पर है, जिनका नाम है ल्योडमिला। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगी। तो इनके साथ व्लादिमीर पुतिन का डाइवोर्स हो चुका है बहुत पहले ही। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इन्हीं के साथ यहाँ पर 2 डॉटर हैं व्लादिमीर पुतिन की, आप देख पाओगे, नाम है मारिया और दूसरे का नाम है कैथरीना। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। बाकी पिक्चर मैंने आप लोग को मारिया और कैथरीना की दिखा दी है, ये दोनों डॉटर्स हैं। बाकी यहाँ पर ये एक गर्लफ्रेंड है और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, हु इज़ पुतिन्स गर्लफ्रेंड। तो इन गर्लफ्रेंड का इनका नाम है अलीना काबेवा। ठीक है, जिनका आपने थंबनेल में पिक्चर भी देखा है। तो पुतिन ने यहाँ पर, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर देखो क्या है ना, मीडिया के अंदर ये सारी बातें हैं तो इसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो अलीना काबेवा हैं, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर एक जिमनास्ट हैं, एक एथलीट हैं जो कि रशिया के लिए ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारे मेडल्स वगैरह लेकर आ चुकी हैं। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के साथ यहाँ पर इनके रिलेशंस देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे बहुत सारे जो मीडिया है वो यहाँ पर ये बोलती है, मीडिया के अंदर ये बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन और साथ साथ यहाँ पर अलीना काबेवा के साथ इलिजिटिमेट तरीके से हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके बच्चे देखने को मिलते हैं। तो
अगेन यहाँ पर एक आप कह सकते हो ये सारी बातें आपको आर्टिकल्स के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इन सबको यहाँ पर अभी एक तरीके से सिक्योर करने के बारे में चर्चा की गई है। बाकी फैमिलीज़ में कौन कौन है, तो फैमिली के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको विकीपीडिया पर अपने आप मिल जाएगी जब आप लोग सर्च करोगे। तो मैंने भी सर्च किया है, यहाँ पर सर्च करने पर आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। आगे बात करते हैं। अगला एडिटोरियल, लास्ट एडिटोरियल हमारा बात करता है गेट दीज रिंकल्स आउट ऑफ द साउथ एशियन टेक्सटाइल स्टोरी। हुआ क्या है, देखो जो पूरा का पूरा साउथ एशिया है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है ग्लोबल टेक्सटाइल्स के मामले में, ठीक है। दुनिया भर के अंदर अगर हम लोग बात करें, जो कपड़ा उद्योग है, क्लॉथ मार्केट है, ठीक है, पूरा जो कपड़ों का जो मार्केट है उसके अंदर साउथ एशिया एक मेजर प्लेयर बना हुआ है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश ने भी यहाँ पर इसके अंदर इसको ज्वाइन किया। तो बांग्लादेश ने यहाँ पर 1980 में इसको ज्वाइन किया, और एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर श्रीलंका भी देखने को मिलेगा। और इस आर्टिकल में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका को लेकर ही चर्चा की गई है कि ये तीनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा काम कर रही हैं, खासकर क्लॉथिंग को लेकर, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर। लेकिन भारत को काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है, वो भी यहाँ पर बताया गया। देखो है क्या, अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश ने क्या किया, इंडिया को पिछाड़ दिया किसके अंदर, इस टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने में। तो बांग्लादेश आज के टाइम पर बहुत सारा टेक्सटाइल, बहुत सारा कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिया को पिछाड़ते हुए चला गया, क्योंकि इंडिया की जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया। अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है आज के टाइम पर, देखोगे जो प्रोडक्शन है वो लोअर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सारे वेस्टर्न बायर्स के साथ कर रखे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से बांग्लादेश को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। तो बांग्लादेश यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम दाम में कर रहा है, और एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान का भी रेडीमेड गारमेंट्स में काफ़ी बड़ा प्रोग्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। हाल ही में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। भारत कहीं ना कहीं, अगर हम दुनिया भर में देखें, जो टेक्सटाइल, जो कपड़ा है, उसका जो व्यापार होता है, जो उसका मार्केट है वो $840 बिलियन का है। तो इसमें भारत यहाँ पर 4% का इस पूरे मार्केट को रोक कर रखता है। भारत यहाँ पर 4% तक इस पूरे मार्केट में स्टैंड करता है। इंडिया ने सक्सेसफुल तरीके से काफ़ी कुछ अपनी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको अपग्रेड किया है। हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी हद तक आगे बड़े हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो बांग्लादेश है वो थोड़ा सा ज़्यादा आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर टाइम से पहले अडॉप्ट किया। बांग्लादेश यहाँ पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहा है कॉटन वाले प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। कॉटन वाले प्रोडक्ट के ऊपर के साथ साथ यहाँ पर बांग्लादेश ने यहाँ पर फोकस किया कि हम लोग सामान जो है थोड़ा सस्ता बनाएं। सामान सस्ता बना है, उसी एक वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश ने यहाँ पर बेचा है। बांग्लादेश एक्सपोर्ट के सेक्टर में आगे निकला। जो कंट्री आज के टाइम पर वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, ठीक है, स्किल्स के चैलेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा महंगा बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो पा रहा है, वो कंट्रीज़ आगे इस पूरे फील्ड के अंदर रुक नहीं पा रही हैं, जैसे श्रीलंका के साथ हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद क्या बताया गया, अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पर आप देख पाओगे चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ चीज़ें सारी बढ़ रही हैं। जो आज के टाइम पर प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, उसके लिए नई नई मशीन आ चुकी हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग। तो नई नई सारी टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिल जाएंगी। रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्या है कि रोबोट्स की वजह से जो है बिल्कुल सटीक तरीके से सारा काम हो रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा अच्छी तरीके से काम चल रहा है, जो कि आज के टाइम पर हम देख पाएंगे मार्केट के अंदर ज़रूरत भी है। लेकिन क्या हुआ, इसके साथ साथ हम लोग ये देख पा रहे हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने यहाँ पर बताया कि देखो जिस प्रकार से आज के टाइम पर दुनिया भर में जो कंट्रीज़ हैं, खासकर साउथ एशिया के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ आज के टाइम पर, जैसे भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत ने काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह लगा लिए हैं। इसकी वजह से काफ़ी जॉब लॉस देखने को मिलता है। ऑब्वियस ही बात है, पहले इंसानों की ज़रूरत थी वो काम करने के लिए, मशीनों से वो काम हो रहा है, तो इंसानों की ज़रूरत है नहीं, तो जॉब लॉस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस दूसरा सबसे बड़ा खतरा साइबर अटैक का है, क्योंकि मशीन्स को यहाँ पर हैक किया जा सकता है, तो उसके लिए साइबर अटैक वगैरह का भी काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिलता है। प्लस इंडिया का जो प्रोडक्शन सेंटर आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर आप कह सकते हो कि भारत ने बहुत कुछ काम किया है। खासकर अगर हम लोग भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे भारत ने काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह भी फेस किया है, बहुत सारी यहाँ पर बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी। और कोविड-19 के टाइम पर ये बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारा मेजर फोकस यहाँ पर क्या है, जो स्किल है, ठीक है, स्किल और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पुरानी वाली जॉब्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आज के टाइम पर सब फोकस यही कर रहे हैं कि भाई एक स्किल्स हो और उसके साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, हमारे पास मशीन्स हो, उसके बेसिस पर हम लोग आगे चलें। तो जो कि आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ में हो रहा है, भारत के अंदर भी यहाँ पर ये काम देखने को मिल रहा है, ऐसा बताया गया। लेकिन यहाँ पर देख पाओगे बांग्लादेश की साइड से भी कुछ इस प्रकार से काम किया गया है। बांग्लादेश आज के टाइम पर फोकस कर रहा है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से ये पानी को बचा रहे हैं, वाटर को बचा रहे हैं, रिसोर्स को बचा रहे हैं। तो बांग्लादेश भी यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम कर रहा है, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते
देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने यहाँ पर एनवायरमेंट को ध्यान रखा नहीं है, ऐसा भी बताया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया थोड़ा सा सफ़र कर रहा है, बांग्लादेश थोड़ा सा आगे निकला पड़ा है। प्लस उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आज के टाइम पर यहाँ पर आप देख पाओगे वो क्या कर रही है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टैक्स एग्जाम्पशंस और जो रिडक्शंस हैं यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप अगर टैक्स वगैरह में छूट दोगे, फाइनेंशियल काफ़ी सारे इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करवाओगे, तो उसमें आपको ट्रेड के अंदर काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आने वाला है। उसके साथ यहाँ पर ऑथर और बोलते हैं कि भाई आपको अफोर्डेबल लेबर के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें, एक कंट्री है जैसे मान लो इंडिया के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे, इंजीनियर्स देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि आज के टाइम पर ड्रोन्स वगैरह आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, सब कुछ नया नया देखने को मिलेगा। तो इंडिया का जो पोटेंशियल है हम देख पा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आज के टाइम पर बढ़ चुका है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काफ़ी ग्रो हो चुके हैं। और उसके बाद हमने अभी यहाँ पर सेंटर भी क्रिएट किया है अपना, चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यूएस ट्रेड वॉर चली है चाइना के साथ में, आपको पता होगा। इसके अंदर आप देख पाओगे यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी बड़ा सप्लाई किया है, ठीक है, बहुत सारे गारमेंट्स यहाँ पर सप्लाई करें, बांग्लादेश ने भी यहाँ पर सप्लाई करें। तो कपड़ों के मार्केट में यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश दोनों ही आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन बांग्लादेश का जो इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर पिछले कुछ सालों में, इसने काफ़ी बड़ा एडवांटेज ऐड किया, ठीक है, काफ़ी कुछ यहाँ पर एडवांटेज ऐड किया है। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर काफ़ी हद तक ग्रो करी हैं, बांग्लादेश ने ये फोकस रखा किया है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है। भारत ने यहाँ पर डिसाइड किया हम लोग अपने टेक्सटाइल पार्क्स के अंदर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भारत ने टैक्स वगैरह के ऊपर भी छूट दिया है, इसको हम लोग आगे लेकर चलने वाले हैं। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, ठीक है। जो देखो जो कॉटन प्रोडक्ट है ना, ये इसके ऊपर काफ़ी हद तक फोकस किया गया है, ठीक है। तो भारत को यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ये यहाँ पर मेंशन आपको देखने को मिलेगा खासकर। और क्या बताया गया, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग ऑफ द लेबर फोर्स, यानी कि जो आज के टाइम पर हमारी लेबर फोर्स है उसकी स्किल्स के ऊपर काम करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर काम करेंगे। देखो यहाँ पर इंसान का होना भी कंपनी के अंदर काफ़ी हद तक ज़रूरी है, ऐसा नहीं है सब कुछ हम लोग मशीन से करवाएं। तो हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरत है एक सपोर्ट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह प्रोवाइड करवाएं। साथ साथ यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, उनकी स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर करें, ठीक है। जो यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को लेकर, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए लेकर, इस लेबर्स को स्किल करने के लिए, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, तो इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। भारत को फाइनेंशियली काफ़ी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। भारत के अंदर टेक्नोलॉजीज अभी काफ़ी पुरानी है, उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। हालांकि काम हो रहा है टेक्नोलॉजी से माध्यम से, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अभी भी काफ़ी तक आवश्यकता है कि हम लोग टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करें। प्लस जो लेबर हैं, जो हमारी काम करने वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिस्किल करना पड़ेगा, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका एडिटोरियल कवर हुआ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थी, आज का न्यूज़पेपर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। देन उसके बाद एट द लास्ट अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2015 का कि IREDA यहाँ पर इसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, बोथ 1 और 2। तो ये जो बॉडी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जिसको बनाया गया था एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।